Market structure. Market structure or types of market. तो second last topic of our course is market structure. ठीक है? तो structure wise there are three types of markets. ना? Perfectly competitive market, imperfect market and monopoly. मार्केट हम कहते किसको हैं? ठीक है, नॉर्मली मार्केट का वर्ड कहाँ पे यूज होता है? मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हों और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स हों। अब मार्केट में ये बायर्स और सेलर्स करते क्या हैं? बायर एंड सेलर्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं टू परचेज और सेल गुड्स एंड सर्विसेज। जो अब बायर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये जो इनकी इंट्रैक्शन होती है बाइंग और सेलिंग, ठीक है, ये कंप्लीट कब होती है? जिस प्राइस और क्वांटिटी पे दोनों एग्री करते हैं। ठीक है, तो मार्केट, हर उस प्लेस को मार्केट कहा जाता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हों और सेलर्स हो। मार्केट स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ सेलर्स। बायर से अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, सेलर के पर्सपेक्टिव से हम स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट को हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, आपने रूलर देखा होगा कि जो हमारा रूलर होता है, अगर आप रूलर को आप देखोगे तो उस रूलर के बेसिस पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो रूलर हमारा स्टार्ट होता है जीरो से ना। जो आपका स्केल होता है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है? जीरो से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका? वन, उसके बाद टू, थ्री। ठीक है, और ये आपका आपका जो रूलर होता है, ये आपका क्या होता है? आपका ये चलता ही रहता है। तो देखिए, रूलर की बेसिस पे देखें और हम स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से। तो जीरो से वन का मतलब क्या हुआ कि जिस मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है, अगर सेलर वन है, उस मार्केट को क्या कहा जाता है? मोनोपली मार्केट। तो थ्री मेन टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मोनोपली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। ठीक है, इसके अलावा इम्परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जो आपके सेलर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। सेलर्स आपके काउंटेबल हो तो उस मार्केट को क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में फर्दर आपके पास, हमारे पास क्या होती हैं? टाइप्स होती हैं। टाइप्स क्या होती हैं? कुछ मार्केट ऐसी होती है जिसमें दो सेलर्स होते हैं। अगर दो सेलर्स हैं तो उस मार्केट को क्या कहा जाता है? उस मार्केट को कहा जाता है डोपोली। अगर तीन सेलर्स हैं तो उन मार्केट को क्या कहा जाता है? ट्राइपोली। तो दो, तीन, आठ, तो आठ तक जो सेलर्स हैं उनको हम अपने फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं। तो जिन मार्केट स्ट्रक्चर को हम अपनी फिंगर्स में काउंट करते हैं, उस मार्केट को क्या कहा जाता है? उस मार्केट को कहा जाता है ओलिगोपोली। ठीक है, ये और वाला पॉइंट प्लीज रिपीट कर दें। ठीक है, मैं कंप्लीट करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? और जब सर आपकी आप, आवाज़ भी बहुत हल्की आ रही है। तो इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट में दो मेन इसकी टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है ओलिगोपोली और दूसरे को कहा जाता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, तो थ्री मेन टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं। मोनोपोली, वन सेलर। इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट में फर्दर दो मार्केट्स होती हैं, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक ये दोनों क्या आपके पास? ये दोनों इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का पार्ट है। ओलिगोपोली किन मार्केट्स को कहा जाता है? जहां पर अब हम जो सेलर्स होते हैं उनको हम अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपसे कहूँ पाकिस्तान में कितने एयरलाइंस हैं, तो आप बता सकते हो कि पाकिस्तान में कितनी, पाँच छः एयरलाइंस हैं। आपसे कहा जाएगा पाकिस्तान में कितने मोबाइल आपके पास नेटवर्क्स हैं, तो आप अपने फिंगर्स में आप काउंट करके आप बता सकते हो कि
5 के 6 पाकिस्तान के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स हैं। तो ये जो मोबाइल जो कंपनीज हैं या आपका पाकिस्तान के अंदर जो एयरलाइन आपकी कंपनीज हैं, ये दोनों मार्केट्स किस में आ जाती हैं? ये आपके पास इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं और ये ओलिगोपली मार्केट्स हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सेकंड टाइप होता है उसे कहा जाता है मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट को भी हम काउंट कर सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट को भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का मतलब क्या होता है? ऐसी मार्केट जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ सेलर्स इजीली काउंटेबल ना हो, आप विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप उसे मेजर कर सकते हो। मैं आपसे कहूँ पाकिस्तान में कितने वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल की कितनी शॉप्स हैं कराची के अंदर, तो आप बता ही नहीं सकते। आपको बताने के लिए क्या करना होगा, पूरा सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्ट्रीट के अंदर, हर आप टाउन में चले जाएं, आपको बहुत ज़्यादा आपको वेजिटेबल शॉप्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको जनरल स्टोर्स मिलेंगे। तो वेजिटेबल शॉप्स, मिल्क शॉप्स, ये सब एग्जाम्पल की चीज़ की परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की है। तो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके काउंटेबल नहीं होते, आप उसे काउंट इजीली नहीं कर सकते। यानी कि 50 हो या आपके पास 100 हो, 200 हो, इन सब को क्या कहा जाता है कि आप इजीली काउंट नहीं कर सकते। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब क्या हुआ कि आप उसे काउंट कर सकते हो। इसके अलावा जो मेन टाइप्स होती हैं इम्परफेक्टिव और परफेक्टली कम्पिटिटिव और इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की। इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो फर्म्स होती हैं, हर फर्म दूसरे फर्म के राइवल होती है। यानी एक फर्म की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो दूसरे फर्म की स्ट्रेटजीज पे इम्पैक्ट करती हैं। लाइक अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें, यूफोन अगर अपनी प्राइसेस कम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि बाकी जो मोबाइल कंपनीज हैं उनके जो कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ज़्यादा लोग यूफोन की सिम को परचेज करने लगेंगे। तो इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो सेलर्स होते हैं उनके डिसीजंस मार्केट पे इम्पैक्ट करते हैं। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हर सेलर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एक सेलर की स्ट्रेटजीज मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर वर्ड यूज किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वर्ड यूज किया जाता है मैनी सेलर्स, यानी कि ज्यादा सेलर्स हैं लेकिन काउंटेबल है। यानी कि आपके पास 15 सेलर्स हो, 20 हो, 30 हो, तो आप इजिली काउंट कर सकते हो। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो ओलिगोपली मार्केट है, एक से ज्यादा सेलर्स हो, 2 सेलर्स हो तब भी ओलिगोपली है, 3 सेलर्स हो ओलिगोपली, 4 हो ओलिगोपली हो। 2 का मतलब क्या हुआ, मोनो सिंगल होता है ना, 2 सेलर्स होंगे तो उसे कहा जाता है डुपोली, 3 सेलर्स हो तो ट्राइपोली। तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, इन सब मार्केट्स को क्या कहा जाता है, ओलिगोपली मार्केट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट के 3 पार्ट्स होते हैं, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, imperfect competitive market, each seller rival of other seller। मोनोपली, मोनोपली का मतलब आपके पास क्या है, सिंगल सेलर्स। तो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन, हर मार्केट के बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड करते हैं और उन मार्केट की अजप्शन को और मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ को, उनके रीजंस को और उनके इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट से। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का मतलब सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ही नहीं होता है। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की फर्दर हमारे पास क्या है, अजम्पशंस भी हैं। तो अगर ये तमाम अजम्पशन किसी मार्केट के अंदर कवर हो रही हैं तो उस मार्केट को क्या कहा जाता है, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स। तो assumptions ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ दीज assumption हम कह सकते हैं कि ये मार्केट आपके पास क्या है, कम्पिटिटिव मार्केट है। तो ये जो वर्ड यूज किया जाता है कम्पिटिटिव मार्केट, हमने जो डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो हमने पढ़ा था मार्केट, जो कर्व्स हमने पढ़े थे वो किस मार्केट के थे, वो कम्पिटिटिव मार्केट। कम्पिटिटिव मार्केट मीन्स परफेक्टली कम्पिटिटिव
मार्केट। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट किस मार्केट को कहा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस उस मार्केट को कम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है जो इन तमाम पॉइंट्स को कवर करती है। तो फर्स्ट अजम्पशन ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट इज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब क्या है कि आप काउंट नहीं कर सकते। काउंट करने के लिए आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, सर्वे की ज़रूरत होती है। लाइक मैंने दो एग्जांपल्स आपको दी। आपसे कहा जाए कराची में कितने मिल्क की दुकानें, कितनी मिल्क शॉप्स हैं, तो आप बता ही नहीं सकते कि कितनी मिल्क शॉप्स हैं जब तक आप स्टेटिस्टिकल ब्यूरो के पास आप ना जाओ। स्टेटिस्टिकल ब्यूरो क्या कर रहा होता है? सर्वे करवाता है हर टाउन के अंदर कितनी शॉप्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है। इसी तरह वेजिटेबल्स की कितनी शॉप्स हैं, आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास क्या है? लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल शॉप्स हैं। तो ये सब किस में आती हैं आपके पास? परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये फर्स्ट अजम्पशन को कवर कर रही है। फर्स्ट अजम्पशन ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट इज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है। सेकेंड अजम्पशन इज परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं आपके पास? आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल भी कहा जाता है और होमोजीनियस भी कहा जाता है। और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि सिमिलर काइंड ऑफ। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अगर हम मैं आपसे कहूँ कि जो मिल्क शॉप्स हैं कराची में जितने भी, वो सारी की सारी जो मिल्क बेच रही हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है आपके पास? सेम होती है। जो हम मिल्क की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हर शॉपकीपर आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहा है। हर शॉपकीपर क्या सेल कर रहा है? एक जैसी प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। तो एक जैसी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस। एक जैसी प्रोडक्ट ना हो तो इसका मतलब क्या होगा? हेट्रोजीनियस। अगर आपने पालक परचेज करनी है या आपने भिंडी परचेज करनी है तो आप कराची में कहीं से भी परचेज कर लें, तो सबकी जो पालक होगी, सबकी जो भिंडी होगी, वो आपके पास क्या होगी? सेम मेथड से प्रोड्यूस की हुई होगी, यानी कि वो आइडेंटिकल वेजिटेबल्स होंगे। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का मतलब क्या होता है कि हम अगर बात करते हैं कि मार्केट ऑफ टमाटर, है ना, तो टमाटो मार्केट की बात करते हैं तो कराची के अंदर टमाटर को सेल करने वाले कितने सेलर्स हैं? तो जितने भी सेलर्स हैं वो सब जो टमाटर बेच रहे हैं वो सारे के सारे टमाटर किस तरह के हैं? होमोजीनियस हैं। उन सब का टेस्ट क्या आपके पास? सेम है। उन सब की जो लुक है, जो क्वालिटी है, वो क्या आपके पास? सेम है। इसी तरह हम कराची में जो मिल्क मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो कराची में जितने भी शॉपकीपर्स मिल्क सेल कर रहे हैं उन तमाम का जो मिल्क होगा वो क्या होगा आपका? होमोजीनियस और आइडेंटिकल और सिमिलर काइंड का होगा। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में जो हम मार्केट का वर्ड यूज करते हैं, मार्केट का मतलब क्या होता है? टमाटर की मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? भिंडी की मार्केट। मार्केट का मतलब क्या है? मिल्क मार्केट। तो मार्केट का मतलब क्या होता है? कपड़े की मार्केट। तो मार्केट ऑफ शूज, है ना, मार्केट ऑफ स्टेशनरी, है ना। तो जितनी भी हम मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो एक वर्ड होता है मार्केट, एक वर्ड होता है आपके पास इंडस्ट्री। जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि मार्केट ऑफ लेदर पैंट, है ना, तो लेदर पैंट की मार्केट क्या होगी? डिफरेंट होगी। और लेदर जैकेट की मार्केट क्या होगी? डिफरेंट होगी ना। तो एक आपके पास क्या है? लेदर जैकेट्स की मार्केट है। एक आपके पास क्या है? लेदर शूज की मार्केट है। एक आपके पास क्या है? लेदर बैग्स की मार्केट है। एक मार्केट आपके पास क्या है? लेदर आपके पास, और कौन सी मार्केट होती है? लेदर शूज हो गए, लेदर बैग्स हो गए, लेदर आपके पास बेल्ट हो गया, और लेदर के आपके पास जैकेट्स हो गए, आपके पास लेदर के आपके पास वॉलेट्स हो गए। तो लेदर वॉलेट्स की एक अलग मार्केट होती है, लेदर बैग्स की एक अलग मार्केट होती है, लेदर शूज की क्या होती है आपके पास? एक अलग मार्केट है। तो ये तमाम मार्केट्स किस हेड के अंदर आती है? ये तमाम मार्केट्स आपके पास आ रही होती हैं कहाँ पर? लेदर
इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो लेदर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, लेदर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब कहाँ पर आएंगे, लेदर इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। तो लेदर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी लेदर की मार्केट्स हैं। लेदर इंडस्ट्री के अंदर लेदर शूज की क्या आपके पास अलग मार्केट है, और लेदर बैग्स की क्या आपके पास अलग मार्केट है। तो मार्केट को और इंडस्ट्री को आपने मिक्स नहीं करना। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल मार्केट ऑफ सेम इनपुट ना। इस तरह हम कहते हैं टेक्सटाइल मार्केट, तो टेक्सटाइल मार्केट के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वर्ड यूज किया जाता है ना, टेक्सटाइल मार्केट नहीं कहा जाता। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, स्टिच क्लॉथ की अलग मार्केट है, अनस्टिच क्लॉथ की आपके पास क्या अलग मार्केट है, लेडीज क्लॉथ की अलग मार्केट है, चाइल्ड क्लॉथ की अलग मार्केट है, मैन क्लॉथ की अलग मार्केट है। मैन क्लॉथ्स के अंदर भी मैन के जो आपके पास शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, उनकी अलग मार्केट है। और तो मार्केट आपके पास क्या होता है कि हम किसी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट के बायर्स और एक प्रोडक्ट के सेलर्स की बात कर रहे होते हैं ना। और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि सेम इनपुट से बनी हुई जितनी भी मार्केट्स हैं उन सबका सम आपका कहाँ पर होता है, इंडस्ट्री के अंदर होता है। ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो सिंगल वन गुड के बायर्स और सेलर्स के हिसाब से बात करें। तो सेकंड अजम्पशन ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज कि उस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे क्या होंगे आपके पास, होमोजीनियस होंगे और आइडेंटिकल होंगे ना। इसका अपोजिट क्या होता था होमोजीनियस का, हेट्रोजीनियस। जिस तरह आपसे कहा जाए कि टूथपेस्ट की मार्केट, तो अगर आप पाकिस्तान में टूथपेस्ट परचेज करने जाओ तो कोलगेट का टूथपेस्ट भी मिल रहा है, वो आपको मिलता है 200+। इंग्लिश का टूथपेस्ट भी मिलता है, वो आपको मिलता है 25, 60, 50 रुपीज़ की रेंज में मिलता है। इसी तरह आपको डॉक्टर्स टूथपेस्ट मिलता है, आपको फॉरेंस टूथपेस्ट मिलता है। हर टूथपेस्ट की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और हर टूथपेस्ट की क्वालिटी में भी क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो टूथपेस्ट की जो मार्केट है वो आपके पास क्या है, हेट्रोजीनियस है। अगर सारे के सारे टूथपेस्ट की क्वालिटी सेम हो, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि टूथपेस्ट मार्केट क्या होगी आपके पास, परफेक्टली कम्पिटिटिव होगी, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट आपके पास क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल, होमोजीनियस और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है। तो टूथपेस्ट की जो मार्केट है उसमें हर कंपनी का जो टूथपेस्ट होता है उसकी क्वालिटीज दूसरी कंपनी की टूथपेस्ट की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो होमोजीनियस नहीं है, वो क्या है आपके पास, हेट्रोजीनियस है, आइडेंटिकल नहीं है आपके पास, और ना ही वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पशन ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में जिन सेलर्स की हम बात करते हैं वो सारे के सारे सेलर्स क्या होते हैं, वो प्राइस टेकर्स होते हैं। प्राइस टेकर्स होते हैं या प्राइस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है, प्राइस सेटर। प्राइस टेकर्स क्या होते हैं कि मार्केट के अंदर ये जो आपकी डिमांड और सप्लाई पावर्स होती हैं, डिमांड और सप्लाई पावर्स प्रोडक्ट की प्राइसेस को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। डिमांड एंड सप्लाई आपकी डिटरमाइन करती है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आप कराची में कहीं पर भी कोई मिल्क शॉप ओपन करने जा रहे हो तो अपना जो आप मिल्क जो सेल कर रहे होगे उसकी जो प्राइस होगी, जो मार्केट में प्राइसेस चल रही होंगी, आप उस प्राइस पे सेल करोगे। आप अपनी तरफ से कोई प्राइस जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप वेजिटेबल सेल कर रहे हो, आपने कहा कि मैंने टमाटर सेल करने, तो इस वक्त मार्केट में टमाटर की प्राइसेस 70 रुपये 80 रुपये चल रही है, तो आप क्या करोगे, आप उसी 70 80 रुपीज़ में क्या करोगे, सेल करोगे, क्योंकि वो जो प्राइस है वो क्या आपके पास वो मार्केट प्राइसेस है। तो मार्केट प्राइस कहाँ से डिटरमाइन हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई पावर से। तो डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस को डिटरमाइन करता है। जो सेलर्स होते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में वो प्राइस टेकर्स होते हैं, वो प्राइस फॉलोवर्स होते हैं, वो प्राइस सेटर्स नहीं होते। प्राइस सेटर का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो उसकी अपनी प्राइसेस पे सेल कर रहे होते हैं, जिस प्राइस पे सेल करते हैं जिस पे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस सेटर नहीं होते, वो प्राइस फॉलोवर्स होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं। फोर्थ अजम्पशन ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है कि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर
यस, एनी क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हो? ठीक है। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एंट्री भी फ्री होती है और एग्जिट भी फ्री होता है। जिसको प्रॉफिट होता है वो मार्केट के अंदर इन हो सकता है, जिसको लगता है कि उसे लॉस हो रहा है वो मार्केट से आउट हो सकता है। अब कराची के अंदर किसी भी शख्स ने मिल्क शॉप ओपन करनी है वो कर सकता है, किसी ने भी वेजिटेबल शॉप ओपन करनी है वो कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जिस शॉपकीपर को लगता है कि वो उसे इस बिजनेस में लॉस हो रहा है वो क्या करेगा, अपना बिजनेस वाइंड अप करेगा और किसी दूसरे बिजनेस की तरफ मूव हो जाएगा। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कोई ना बैरियर्स टू एंट्री होते हैं और ना ही बैरियर्स टू एग्जिट होते हैं। वो किसी वक्त भी अगर उन्हें लगता है कि मार्केट के अंदर इस बिजनेस में प्रॉफिट है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिफ्थ assumption of perfectly competitive market is free mobility of factors of प्रोडक्शन। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ये जो आपके लेबर्स होते हैं या जो आपकी जो मशीन होती है, कैपिटल जो होता है आपका, वो किसी फर्म के पास फिक्स नहीं होता है ना। लेबर को जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो वहाँ पर मूव हो सकता है। और जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसी एक फर्म के लिए नहीं होती है। कोई भी फर्म किसी भी मशीनरी को परचेज कर सकता है। ठीक है। अगर दी मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना हो तो इसका मतलब क्या होगा, वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। अगर एक शख्स के पास एक मशीनरी है, वो मशीनरी वो मार्केट के अंदर क्या कर रहा है, किसी को भी सेल नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बंदे को सेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस मशीनरी से जो प्रोडक्ट बन रही है वो सिर्फ एक ही सेलर मार्केट में सप्लाई कर रहा है, तो वो सिंगल सेलर हो गया। तो जब मोबिलिटी ऑफ एफ ओ पीज आपकी फ्री ना हो तो वो मार्केट भी आपकी क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं होती। ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट के अंदर फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर्स किसी भी फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी फर्म किसी भी लेबर को हायर कर सकती है, कोई भी फर्म किसी भी मशीनरी को परचेज कर सकती है। यानी कि कोई भी कैपिटल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, ना लेबर को परचेज करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है। तो सिक्स अजम्पशन ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम एक देखते हैं कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक। जिस तरह हमने अंडरस्टैंड किया था प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग। तो प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग क्या थे, ये दोनों क्या थे आपके पास, गवर्नमेंट एक्शंस थे। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती, यानी कि ना आपके पास सीलिंग होगी ना ही फ्लोरिंग होगी। मार्केट में जो भी होगा, जितनी भी डिसीजन मेकिंग होंगी वो डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, सारे के सारे डिसीजन मेकिंग करेंगे आपके पास कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स डिसीजन मेकिंग करेंगे। यानी कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स होंगे वो आपका गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा। इकोनॉमिक मैटर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स को लुक आफ्टर कौन करेंगे, आपके पास कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। यानी गवर्नमेंट कभी भी प्राइस को मैक्सिमम पे भी नहीं ले जा सकता, ना ही मिनिमम पर ले जा सकता है। प्राइसेस हमेशा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ही डिटरमाइन करेंगी। गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता सेलर को कि आप इतनी क्वांटिटी सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, और इतनी प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे कम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट होती ही नहीं परफेक्ट कंपटीशन में, गवर्नमेंट होती है, बट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सिक्योरिटी इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इकोनॉमिक अफेयर्स टोटली कौन हैंडल कर रहा होता है, डिमांड एंड सप्लाई पावर्स कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो सेवन एजम्पशन ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है कि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है। हम अज्यूम करते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना होने का मतलब क्या है, आप देखें, आप जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, ऑनलाइन जो परचेजिंग करते हो, अगर आपका जो घर है वो तारिक रोड में है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो घर है वो दराज के हेड ऑफिस के बिल्कुल 5 मिनट पर है ना। और अगर आपका घर
डिफेंस के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो हाउस है वो दराज के हेड ऑफिस से 30 मिनट के डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर आप डिफेंस से कोई ऑर्डर करते हो, या आप तारिक रोड से या गुलशन इकबाल से कोई ऑर्डर करते हो, तो जो आपकी डिलीवरी फीस होती है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मार्केट प्राइसेस को मैटर नहीं करती। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम एक अजम्पशन रेज करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज़ीरो इसलिए लिखते हैं कि अगर आपका जो मार्केट है उसका डिस्टेंस एक सेलर की मार्केट से डिस्टेंस ज़्यादा है और एक सेलर के मार्केट से डिस्टेंस कम है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये मार्केट प्राइसेस को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास क्या है, ज़ीरो है। लाइक अगर हम कुरंगी में हम बैठे हुए हैं, तो आप कुरंगी के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा आपके पास क्या स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं। तो ये जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी की डिमांड कुरंगी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान जो डॉलर की जो कंपनी है, डॉलर कंपनी जो स्टेशनरी बनाती है, पेन पेंसिल बॉल पॉइंट्स, इनकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, वो कुरंगी के अंदर है। और जो दूसरी जो आपके पास कंपनी है पियानो, पियानो जो कंपनी है इसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है आपके पास, साइट एरिया के अंदर है। ठीक है, तो कराची के अंदर 5 आपके इंडस्ट्रियल जोन है ना, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, नाजाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसी तरह आपके पास क्या 5 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। तो अब मार्केट प्राइस पे, जिस प्राइस पे पियानो वाला सेल कर रहा है उसी प्राइसेस पे आपके पास डॉलर कंपनी सेल कर रही है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोरंगी में सेल करने की डॉलर वालों की क्या है, कम है, और पियानो वालों की क्या है, ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं या इसे हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में सेलर की कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम इग्नोर करते हैं। हमने ऑनलाइन की आपको एग्जांपल दी। इसी तरह दूसरी आपके पास क्या होती है कि आप स्टॉक मार्केट में आप शेयर परचेज करते हो। तो जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप शेयर परचेज करते हो, आप कराची से परचेज करो, पिंडी से परचेज करो, रावलपिंडी से कहीं से भी परचेज करो, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो स्टॉक प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और ज़ीरो कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, देखें परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के जो 8 अजम्पशन है वो क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये जो प्राइसेस होती हैं वो इक्वल होती हैं किस चीज़ के, एवरेज रेवेन्यू के, और ये इक्वल होती हैं किस चीज़ के, मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, तो प्राइसेस इक्वल्स टू ए आर एन एम आर। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो वह परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट प्राइस इक्वल्स टू ए आर एन एम आर। देखें ये हम टॉपिक हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, विद हेल्प ऑफ दिस चार्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये आपकी इक्वल क्यों होती है। देखें परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है, ये आपके पास क्या है, प्राइस है, और ये हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू और प्राइसेस का मतलब क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया था। टोटल रेवेन्यू मीन्स P into Q. इनटू क्यू ना, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल सेल्स, ये आपकी क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है, अगर आप जीरो क्वांटिटी परचेज कर रहे हो और उसकी प्राइस 10 है, तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इज जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, अब परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है मोबाइल को इन कर दें। ठीक है, तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट अगर आप परचेज नहीं करोगे तब भी मार्केट में प्राइस क्या होगी, 10 ही होगी। अगर आप एक क्वांटिटी परचेज करोगे तब भी मार्केट में प्राइस क्या है, 10 है। अगर आप दो क्वांटिटीज परचेज करोगे
तो प्राइस क्या होगी, तब भी मार्केट के अंदर प्राइस 10 ही है। अगर आप 3 परचेज करोगे तब भी प्राइस क्या है, 10 है। अगर आप 4 परचेज कर रहे हो तब भी मार्केट में प्राइस क्या है, 10 है। अगर आप एक दर्जन भी परचेज करोगे ना, 1 यूनिट की प्राइस क्या होगी, 10 होगी। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस सेटर नहीं होती, वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर्स होती हैं। ये जो प्राइस आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, ये प्राइस उन्होंने खुद की प्राइस नहीं होती, वो मार्केट प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उनसे एक क्वांटिटी लोगे तब भी वही प्राइस चार्ज करेंगे, अगर 10 क्वांटिटीज लोगे तब भी वो प्राइस वही चार्ज करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वांटिटी आप ले रहे हो, फर्स्ट क्वांटिटी पे आपका सेलर का रेवेन्यू कितना है, 10, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब क्या है, पी इंटू क्यू। सेकेंड क्वांटिटी पे रेवेन्यू कितना है, 2 इंटू 10 मीन्स 20। थर्ड पे रेवेन्यू कितना है, 30। फोर पे उसका रेवेन्यू कितना हो गया, 40। फाइव पे कितना हो गया, टोटल रेवेन्यू 50। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, और ये परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का क्या है आपके पास, टोटल रेवेन्यू। अब देखें, अब हम आते हैं एवरेज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। ए आर का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू में से क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज रेवेन्यू आता है। और ये जो एवरेज रेवेन्यू होता है, इसकी खासियत क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू एक बेसिकली मार्केट प्राइस ही होता है। वो किस तरह होता है, देखें, एवरेज रेवेन्यू मीन्स पर यूनिट प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट प्राइस होता है। पर यूनिट प्राइस क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रह क्या जाता है, हमारे पास प्राइस ही तो रह जाता है। क्योंकि हमें मालूम है टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, पी इंटू क्यू। ये आपका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो किस चीज़ से, क्वांटिटी से। तो क्या हुआ, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, नीचे क्या रह गया आपका, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, नीचे क्या रह गया, पी रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपका मार्केट प्राइस के ही इक्वल होता है। तो ये हमने चीज़ प्रूव कर लिया कि प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। कोई भी मार्केट हो, उस मार्केट के अंदर प्राइस का मतलब ही क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू। पर यूनिट रेवेन्यू का मतलब क्या है कि एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी। तो एवरेज रेवेन्यू बेसिकली मार्केट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ही होता है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है, पर यूनिट प्राइस, और इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू मींस पी इंटू क्यू डिवाइड बाय क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ए आर किसके इक्वल रह गया, ए आर इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है। अब देख लें, टोटल एवरेज रेवेन्यू आप निकाल लें, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय प्राइस है। 10 को टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी ना, 10 को 1 से डिवाइड करें आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। 20 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। 30 को 3 से डिवाइड करें आंसर 10 आएगा। 40 को 4 से डिवाइड करें आंसर 10 आएगा। 50 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्केट प्राइस ये दोनों परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा क्या होते हैं आपके पास, सेम होते हैं। तो टोटल रेवेन्यू और मार्केट प्राइस इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। सेम क्यों होता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वन प्रोडक्ट पर यूनिट सेल, पर यूनिट रेवेन्यू। तो जो पर यूनिट रेवेन्यू होगा वही तो मार्केट प्राइस होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, मार्केट प्राइस के। बल्कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होता है, कोई भी मार्केट हो, हर मार्केट के अंदर जो आपकी एवरेज रेवेन्यू होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आपका
डिमांड कर्व। किसी भी मार्केट में डिमांड कर्व का मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू कर्व, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब देखा, अब हम आते हैं एमआर की तरफ। एमआर इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही प्राइस के इक्वल होता है। बाकी तमाम मार्केट्स के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू आपका इक्वल नहीं होता है किस चीज़ के? मार्केट प्राइस के। तो बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं उसके अंदर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू से कम होता है। ये सिर्फ आपकी परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है जिसके अंदर मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो जाता है? एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। क्यों होता है ये अब हम अभी डिस्कस करते हैं कि वाई एम आर इक्वल्स टू ए आर। ए आर ऑलवेज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। कोई भी मार्केट हो, हर मार्केट में जो ए आर है वो आपका किसके इक्वल है? मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होता है? प्राइस और ए आर के इक्वल होता है। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू होता है क्या है? व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू इज रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट सेल। तो हर एडिशनल यूनिट की सेल पे जो हमारे रेवेन्यू में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ऑफ एडिशनल यूनिट सेल। ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एडिशनल यूनिट परचेज और सेल। मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है? निकालते किस तरह? मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो वन मोर यूनिट सेल करने का मतलब क्या हुआ? ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो एक और यूनिट आप सेल करते हो या प्रोड्यूस करते हो, उससे आपके टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एडिशनल यूनिट। तो वन मोर यूनिट सेल करने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू और एम आर। तो एम आर किसके इक्वल हो गया? एम आर आपका इक्वल हो गया चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। यानी कि मैं अगर सिंबलाइज करूँ मार्जिनल रेवेन्यू को, तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है? ये डेल्टा का साइन किस चीज़ का होता है? चेंज का। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस वन इज मार्जिनल रेवेन्यू और एम आर। तो एम आर किसके इक्वल होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। अब डिनोमिनेटर आपका हमेशा से वन ही है। वन मोर यूनिट सेल किया तो चेंज कितने का है? टू माइनस वन, वन। और टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है? 10 से आप 20 में गए। तो 10 से 20 में जाने का मतलब क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज 10। अब 20 से 30 में गए, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है आपका? 10। ठीक है, तो 30 माइनस 20 भी 10 है, 40 माइनस 30 भी आपके पास क्या है? 10 है, 50 माइनस 40 भी आपके पास क्या है? 10 है। तो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइसेस, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में ये तीनों क्या होते हैं आपके? सेम होते हैं। सेम क्यों होते हैं? क्योंकि परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। तो प्राइस टेकर फर्म, प्राइस फ्लोर फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो मार्केट प्राइस होती है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया ईट अजम्पशन कि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट प्राइसेस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों क्या होते हैं आपके पास? सेम होते हैं। देखिए इसमें कोई आपने कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है आपकी आवाज़। आप बताएं क्या कह रही थी आप? सर मुझे जो आपने जो थर्ड एजम्पशन बताई थी, मुझे इसका डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया था। ये प्राइस टेकर वाला। जी जी।
देखें, एक जो मार्केट आपकी होती है ना, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या है? सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट वो बना रहा होता है ना, उसकी जो प्राइस होती है वो क्या करता है? खुद ही सेट करता है। अगर उसे प्रॉफिट कम होता है तो वो क्या करता है? प्राइस को बहुत ज़्यादा कर देता है। और अगर उससे लगता है कि प्राइस कम करने से उसकी सेल ज़्यादा होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगी, तो प्राइस को क्या करता है? कम कर देता है। यानी कि जो मोनोपोली फर्म होता है वो प्राइस सेटर होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस टेकर का मतलब क्या है? कि आपने अभी टमाटर की एग्जांपल ली थी ना, तो आजकल मार्केट में टमाटर की जो आपकी प्राइस है वो आपके पास क्या है? 70 से 80 रुपए किलो आपका सेल हो रहा है। तो ये जो 70-80 रुपए जो सेल हो रहा है, ये 70-80 रुपए कौन प्राइसेस डिटरमाइन कर रहा है? तो इसकी प्राइसेस डिटरमाइन हो रही है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। मार्केट के अंदर अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइसेस क्या होती हैं? कम होती है ना। अब अगर आजकल टमाटर की प्राइसेस आपकी कम है तो इसका मतलब क्या है? कि जितनी डिमांड है उतनी मार्केट के अंदर सप्लाई है। और पिछले 2 महीने पहले जो टमाटर की प्राइसेस 150 रुपीज़ तक थी, तो 150 रुपये जब टमाटर की प्राइस थी, इतनी प्राइसेस क्यों बढ़ी थी? वो इसलिए बढ़ी थी कि मार्केट के अंदर सप्लाई आपकी कम हो गई थी और डिमांड आपकी ज़्यादा हो गई थी। तो टमाटर की जो फसल होती है 4 महीने के बाद क्या होती है? आपके पास टमाटर आपकी रेडी होती है। तो जैसे ही आपका टमाटर की जो फसल आपने हार्वेस्ट की है, तो 2 महीने के बाद से टमाटर की प्राइसेस 100 को क्रॉस करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि स्टॉक आपका ख़त्म हो चुका होता है और नई जो सप्लाई आनी होती है वो 2 महीने के बाद आती है। तो डिमांड तो आपके पास होती है, तो मार्केट फोर्सेस की वजह से डिमांड आपकी बढ़ रही है। डिमांड कहाँ चली गई? D1 से D2, डिमांड बढ़ गई, पीछे से सप्लाई नहीं है। प्राइसेस क्या होंगे आपके पास? इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सप्लाई और आपकी नहीं आ रही है तो प्राइसेस क्या होंगे आपके पास? डिमांड मार्केट के अंदर और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई तो है नहीं। तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइसेस क्या हो जाएंगे आपके पास? और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब क्या होगा? अब आपके 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, या पाकिस्तान ने अपने किसी नेबर कंट्री से टमाटर क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया, या पाकिस्तान की अपनी टमाटर की जो फसल है वो क्या हो गई? आपकी रेडी हो गई। अब पाकिस्तान में टमाटर की फसल रेडी होने का मतलब क्या है? पूरे सिंध के अंदर टमाटर को क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। पूरे पंजाब में ग्रो किया जाता है, KPK में ग्रो किया जाता है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो पाकिस्तान में हर प्रोविंस के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टमाटर को क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसकी आपके पास प्रोडक्शन की कॉस्ट आपके पास क्या बहुत ज़्यादा कम है, और बहुत जल्दी इसकी जो बेल होती है वो आपके पास आउटपुट स्टार्ट कर देती है ना। क्योंकि दरख्त तो होता नहीं, आपने पूरा साल इंतजार करना हो, ये बेल होती है। जो पौधा होता है उसमें फ़ौरन आपके पास क्या होता है? टमाटर आपका 3 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने में आपका टमाटर आपका रेडी होता है। तो अब आपने सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई, मार्केट में जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी? अब शिफ्ट हो गई सप्लाई कर्व राइटवर्ड। अब जब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है? कि प्राइसेस, जो ये प्राइसेस थे, अब प्राइसेस आपके और कम हो गए। फिर दूसरी जगह से और सप्लाई आपके पास बढ़ गई, एक दूसरे शेयर की जो आपके पास सप्लाई है वो भी आपके पास बढ़ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी सिंध में है। तो सबसे पहले फसल तैयार होती है सिंध में, फिर उसके बाद पंजाब में फसल तैयार होती है, उसके बाद KPK से सप्लाई आ जाती है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर से सप्लाई आती है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से सप्लाई आती है। यानी कि 2 महीने तक तो आपके पास ये सप्लाई आपकी क्या होती है? डिफरेंट प्रोवेंसेस से बढ़ती जाती है। अब ये सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस क्या हो गई? आपके पास जो 150 टमाटर था वो कितने में बिक रहा है? अब 50 रुपए में हो गया। अब 2 महीने तक तो चलता रहेगा, प्राइस कम होती रहेगी। फिर उसके बाद जैसे ही पीछे से स्टॉक खत्म हो जाएगा, सप्लाई खत्म हो जाएगी, तो दोबारा क्या होगा? आपके पास प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब इस पूरे पीरियड के अंदर जो भी शख्स मार्केट में टमाटर का बिजनेस स्टार्ट करने जाएगा वो कौन सी प्राइसेस को फॉलो करेगा? मार्केट में अगर 150 है तो वो 150 में सेल करेगा। अगर मार्केट के अंदर प्राइस 50 है तो 50 में सेल करेगा, 80 है तो वो 80 में सेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म्स होती हैं, जो सेलर्स होती हैं, वो अपनी प्राइसेस को सेट नहीं कर सकते हैं। प्राइसेस को क्या कर रहे होते हैं? वो फॉलो कर रहे होते हैं। मार्केट में जो प्राइस होती है उसे क्या करते हैं? वो फॉलो करते हैं। कम है तो कम पे सेल करते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा पे सेल करते हैं। तो जो हम वेजिटेबल्स परचेज कर रहे होते हैं, कभी कम प्राइसेस पे, कम ज़्यादा प्राइसेस में, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो वेजिटेबल शॉप है वो प्राइसेस को बढ़ा रहा है या प्राइसेस को कम कर रहा है। वो कर क्या रहा होता है? वो मार्केट प्राइसेस को फॉलो कर रहा होता है। मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं उसी पे वो क्या करता है?
सेल करता है। तो इसलिए कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं। अब उनसे आप एक क्वांटिटी ले रहे हैं तो वही प्राइस आपको देंगे, अगर आप उनसे 10 क्वांटिटी लेंगे तब भी वो एक यूनिट की प्राइस वही चार्ज करेंगे। आप मेट्रो जाते हो, आप इम्तियाज जाते हो, आप अगर एक यूनिट परचेज करोगे तो उसके भी वही प्राइस है, अगर आप 100 यूनिट परचेज करोगे तो उसके भी वही प्राइजेस हैं। लेकिन ये जो मोनोपोली मार्केट होती है या इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट होता है, ये लोग क्या होते हैं, आपके पास ये प्राइस टेकर नहीं होते, ये लोग क्या होते हैं, ये प्राइस सेटर्स होते हैं। अब प्राइस सेटर्स का मतलब क्या है कि इनसे अगर आप ज़्यादा सेल करोगे तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस कम करके आपसे कहेंगे यार अगर तुम ज़्यादा लोगे तो मैं प्राइस को कम कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्राइस मेकर्स हैं, वहाँ पर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मोनोपोली में तो सिर्फ एक ही सेलर है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में 2 सेलर होंगे, 3 सेलर होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, जितने भी सेलर्स होंगे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मार्केट में एक मोनोपोली क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर किसी एक सेलर ने भी प्राइस बढ़ा दी तो लोग उससे परचेज ही नहीं करेंगे। आपको पता चल गया कि आपके जो सब्जी वाला ए सब्जी वाला है वो ज़्यादा प्राइस पे दे रहा है तो आप उसके पास जाओगे ही नहीं। आप क्या करोगे, आप 20 सब्जी वाले के पास जाओगे, क्योंकि आपको भी मालूम है मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही है। हर वक्त सोशल मीडिया में आ रहा होता है कि टमाटर इतने प्राइस पे बिक रहा है, इतने पे बिक रहा है। तो आप पूछते हो अपने दुकानदार सर से, मीटिंग में कोई इंतजार कर रहा है। ठीक है। तो इन परफेक्टली competitive market firms are price taker. So price taker means in perfect competitive market, prices always equals to average revenue and always equals to marginal revenue, ठीक है। तो नाइन्थ assumption of perfectly competitive market is perfect information. परफेक्टली competitive market के अंदर हम assume करते हैं ये जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, जो परचेजर्स होते हैं, उनको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में। आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, कोई भी सेलर कुछ छुपा नहीं सकता, ना क्वालिटी छुपा सकता है ना प्राइस छुपा सकता है। उनको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हो ये किस मटेरियल से बनी है, इसकी कॉस्ट क्या है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। इसी तरह सेलर को भी मालूम होता है कि जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, तो उनकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर सेल कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप गर्मियों के अंदर आपने देखा कोई जैकेट का बिजनेस कोई स्टार्ट कर रहा हो, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। कोई भी गर्मियों के अंदर स्वेटर का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो उनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि कंज्यूमर्स का टेस्ट क्या है, मुझे क्या चीज़ सेल करना है और किस इलाके के अंदर क्या सेल करना है, और जो चीज़ मैं सेल करने जा रहा हूँ कंज्यूमर की जो बजट है वो कितना है। यानी कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर मर्सिडीज कार्स जो आपके पास है उसके सेलर है ही नहीं आपके। सेलर क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि मर्सिडीज कार्स को परचेज करने वाले कहाँ पर हैं, है ना। तो जो सेलर्स होते हैं उनको भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर और जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे होते हैं उसकी कॉस्ट और उसकी एक्सपेक्टेड सेल के बारे में। तो कंज्यूमर भी रैशनल है, प्रोड्यूसर भी रैशनल है, दोनों को परफेक्ट क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉस नहीं होता। लॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर को भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, प्रोड्यूसर को भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करते जिसकी मार्केट के अंदर सेल ना हो, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों को लॉस हो जाता है, कुछ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कुछ को कम प्रॉफिट होता है, कुछ को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ये डिस्कस हम करेंगे पॉसिबिलिटीज के अंदर, ठीक है। तो जो लास्ट अजम्पशन है परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की वो क्या है, वो ये कि परफेक्टली कम्पिटिटिव का जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग अबाउट सप्लाई, कि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फर्म जो है मार्केट में कितना सेल करेगा या मार्केट के अंदर कितना अप्लाई करेगा। अब परफेक्टली कम्पिटिटिव जो फर्म है वो प्राइस तो सेट कर नहीं सकता, प्राइस तो टेकर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो डिसीजन किस चीज़ का लेता है, वो मार्केट में सप्लाई कितना करेगा। यानी कि आप शॉप अगर ओपन करने जा रहे हो तो आपकी जो शॉप होगी उसमें टमाटर
कितना केजी होगा? एक 100 केजी टमाटर आप रखोगे एक दिन में, या 50 केजी रखोगे, या 200 केजी रखोगे? आप कितना सप्लाई करना चाहोगे? आपकी जो शॉप होगी उसका इन्वेंट्री कितनी होगी? तो ये इन्वेंट्री डिसीजन तो शॉपकीपर का ही होता है ना, कि आपने मार्केट में इस महीने में कितना सप्लाई करना है, आप कितना सप्लाई करोगे, कितना आपका एक्सपेक्टेड सेल होगा। तो ये डिसीजन किसका होता है? सेलर का होता है, कि आपकी दुकान में इन्वेंट्री कितनी होगी, आप जो टमाटर सेल कर रहे हो, टमाटर की कितनी क्वांटिटी अपने पास होल्ड करोगे सेल करने के लिए। तो ये डिसीजन परफेक्टली कंपटीटिव फर्म लेता है। परफेक्टली कंपटीटिव फर्म मार्केट में सप्लाई कितना करता है, कितना उसका एक्सपेक्टेड सेल होता है, उसको मालूम होगा कि एक्सपेक्टेड एक महीने का सेल कितना है, तो एक महीने की जो इन्वेंट्री है वो अपने पास क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो एक्सपेक्टेड सेल और सप्लाई क्या होगी? तो डेफिनेटली हर शॉपकीपर, हर सेलर, हर फर्म मार्केट के अंदर जो सप्लाई करेगा वो किस क्वांटिटी में सप्लाई करेगा जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। हर फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो जो सप्लाई मार्केट में करेगा, मार्केट में जो सेल करेगा, जो उसकी एक्सपेक्टेड सेल होगी वो क्या होगी, वो वो क्वांटिटी होगी जिस पे उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, ये अब हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। और वो क्वांटिटी होती क्या है? वो क्वांटिटी होती है जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए किस चीज़ के, मार्जिनल कॉस्ट के। तो जहाँ पर उसका एक्सपेक्टेड मार्जिनल रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है, वहाँ पर उस क्वांटिटी पे फर्म का जो प्रॉफिट होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो मैक्सिमम होता है। तो हर फर्म अपने पास जो स्टॉक होल्ड करता है, जो सप्लाई करता है, वो किस लेवल पे करता है? वो करता है एम आर इक्वस टू एम सी। तो व्हाट इज एम आर इक्वस टू एम सी कंडीशन, ये हम अब अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है।